Hello everyone. So today we are going to start chapter microbes in human welfare. तो ये हमारा क्लास 12th का बायोलॉजी का चैप्टर है। ठीक है, भले ही थोड़ा सा थ्योरेटिकल और छोटा चैप्टर है, लेकिन नीट में इसके 3 से 4 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है। और प्लस पॉइंट इसमें क्या है कि आपको बाहर से मतलब बहुत सारे मॉड्यूल्स लगाने की ये बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर में, क्योंकि क्वेश्चन जो नीट में आता है इस चैप्टर से एनसीईआरटी बेस्ड होता है कम्प्लीटली। ठीक है, तो अगर आप जो है ये नोट्स ध्यान से समझ लेंगे और आप एनसीईआरटी से ही इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे तो वो आपके लिए सफिशिएंट होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ इस चैप्टर में कि हम क्या क्या कंसेप्ट जो है यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले माइक्रोब्स सुन के आपके माइंड में ये चीज़ आती होगी कि भाई माइक्रोब्स वो चीज़ है जो हमारे बॉडी के लिए, हमारे लिए जो है वेलफेयर में नहीं होती, मतलब डेंजरस होती है बॉडी के लिए, राइट? मतलब मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में। लेकिन कुछ माइक्रोब्स, अच्छे माइक्रोब्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे फैट की अगर हम बात करें, एक गुड फैट होता है, एक बैड फैट। फैट भी 2 टाइप के हैं, राइट? तो ये वही सिनेरियो है कि माइक्रोब्स, कुछ ऐसे अच्छे माइक्रोब्स होते हैं जो ह्यूमन के वेलफेयर के लिए भी यूज में आ सकते हैं। अब वो सारे ऐसे ही माइक्रोब्स हम पढ़ने वाले हैं। हम बेसिकली यहाँ पे गुड माइक्रोब्स की ही स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरी साउंड को इग्नोर करें क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। खैर, सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड। ठीक है, हाउस होल्ड में जो हमारे घरेलू कामों में माइक्रोब्स को हम कैसे यूज़ में लाते हैं या कैसे वो यूज़ में जो है हमारे आते हैं। हम फिर पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज़ में कि भाई इंडस्ट्रीज़ जो मतलब एक काफ़ी अच्छे लेवल पे सेटअप होती है, उन इंडस्ट्रीज़ में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में माइक्रोब्स का क्या यूज़ है। फिर हम पढ़ेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भी माइक्रोब्स बहुत मस्ट है। ऑब्वियसली भाई जो अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ना हो तो आप जानते हो कि घरों का जितना भी गंदगी है, चाहे किचन से हो, टॉयलेट से हो, बाथरूम से हो, वो सारी डायरेक्टली कहाँ पे जाएगी? रिवर में। ठीक है, जो कि बहुत गंदा है। नेक्स्ट बात करेंगे बायो फर्टिलाइजर्स की। फिर हम बायोगैस की के बारे में बात करेंगे कि माइक्रोब्स कैसे इसमें यूजफुल है। फिर बात करेंगे बायो कंट्रोल एजेंट के। सारे जितने भी ये 6 के 6 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, सॉरी, इनको हम डिटेल में अभी देखने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? दही पढ़ेंगे कि भाई दही कैसे बनती है माइक्रोब से। डोसा, इडली जो आप जो रेगुलरली खाते भी होंगे। चीज़ के बारे में बात करेंगे। ब्रेड और टोडी। टोडी एक बहुत फेमस साउथ इंडिया साइड मतलब की ड्रिंक है। वहाँ पे इसको काफ़ी चाव से बनाया जाता है और पिया भी जाता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कर्ड की। कर्ड में जो बैक्टीरिया यूज होता है उसे कहते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अब वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। आपने कभी देखा होगा अपने घर में कि भाई दूध में अगर मैं बिल्कुल देसी भाषा में बात करूं, जमान उसको बोलते हैं। ठीक है, उसको ऐड किया जाता है ताकि सुबह जो है मक्खन, लस्सी या फिर कर्ड उससे हमारी निकलती है, राइट? तो उसको जो सब्सटेंस जो होता है जिससे मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाती है उसको कहते हैं इनोकुलम। क्या कहते हैं? इनोकुलम। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या होता है जो इनोकुलम में होता है? वो जो मिल्क का पार्शियल ब्रेक डाउन करता है और उसमें लैक्टिक एसिड को ऐड करता है। अब कौन सा? लैक्टोबैसिलस। स्पेसिफिक भाई बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या पता कौन से हो कैसे हो, तो स्पेसिफिक नाम जो होगा वो आपको याद रखना, लैक्टोबैसिलस। ये क्या करता है? पार्शियल ब्रेक डाउन कर देता है मिल्क का और उसमें लैक्टिक एसिड को ऐड करता है। अब भाई कई बार आपने सुना होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दूध नहीं पचता। ठीक है, मतलब वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते मिल्क को, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव बताया जाता है कि आप कर्ड का इंटेक कर सकते हो। कर्ड का इंटेक क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें पार्शियल ब्रेकडाउन होता है मिल्क का। ठीक है, लैक्टिक एसिड ऐड करता है, ब्रेक डाउन कर देता है मिल्क का पार्शियल, और विटामिन B12 उसमें पाया जाता है। और विटामिन B12 बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए। ये क्या करता है? जो हमारे स्टमक में कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हो, ठीक है, उसकी पुष्टि करके उससे क्या है? फाइट करता है। तो विटामिन B12 इज मतलब बहुत ही कामयाब और मतलब बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है हमारे स्टमक में।
नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है, ये चीज कर्ड में आपको बस इतना ही जानना था कि भाई लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है कौन सा, लैक्टोबैसिलस, पार्शियल ब्रेक डाउन कर देता है मिल्क का, लैक्टिक एसिड ऐड कर देता है, विटामिन B12 भी पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इडली, डोसा एंड ब्रेड की। इनमें सबसे पहले बात करेंगे ब्रेड की। अब ब्रेड कैसे बनता है, स्टार्च ले लो कोई भी, तो स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट, उससे आपको क्या मिलता है, ग्लूकोज, ठीक है। स्टार्च का मेरा मतलब यहाँ स्टार्च से कार्बोहाइड्रेट से है, ठीक है, स्टार्च का मतलब, तो उससे आपको क्या मिलेगा, ग्लूकोज, कोई भी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च हो सकता है, तो ग्लूकोज का अगर हम ग्लाइकोलाइसिस कराएं, ग्लाइकोलाइसिस अगर हम ग्लूकोज का कराते हैं तो हमें मिलता है पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट, बेसिकली ईस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, पायरुविक एसिड, ठीक है। उसके बाद C2H5OH प्लस CO2। C2H5OH क्या होती है, इथेनॉल यानी अल्कोहल जिसे आप कहते हो, दारू, ठीक है, प्लस CO2। पायरुविक एसिड की फर्मेंटेशन के बाद, अगर इसको हम फर्मेंट कराते हैं, फर्मेंटेशन के बाद हमें इथेनॉल प्लस CO2 मिल जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च से लेकर जो ये इथेनॉल प्लस CO2 तक का सफर होता है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हम इसे कहते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, जो ग्लूकोज की, सॉरी ग्लूकोज नहीं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो प्रोसेस ने काम किया हो, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती। ईस्ट का काम होता है, ब्रेड हमेशा ईस्ट से बनता है, ठीक है। थोड़ी बहुत आपने ये पहले भी ऐसा रफली आइडिया आपको होगा इस बात का कि भाई ब्रेड जो हम बनाते हैं केक में हो, चाहे केक में भी ईस्ट डलता है, ठीक है, तो ये क्या है, ईस्ट के प्रेजेंस में होता है। बस ध्यान क्या रखना है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस हुआ है ईस्ट की प्रेजेंस में, पायरुविक एसिड उससे बना, पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन अगर हमने किया तो हमें क्या मिला, C2H5। फर्मेंटेशन बेसिकली क्या होता है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक प्रोसेस जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कि ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंगस होता है। सबसे पहले ईस्ट क्या है, एक यूनिसेलुलर फंगस होता है। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दो टर्म्स होती है। यूनिसेलुलर होता है जो सिर्फ एक सेल से बना हो, मल्टी सेलुलर होते हैं जो बहुत सारे सेल से बना, जैसे ह्यूमन बॉडी क्या है, मल्टी सेलुलर है, ठीक है। और इसमें जो ईस्ट काम आती है ब्रेड की फॉर्मेशन में, उसका स्पेसिफिक जो नाम है वो है सेकेरोमाइसिस सर्विशिये। क्या है, सेकेरोमाइसिस सर्विशिये, या फिर इसको आप बेकर्स ईस्ट भी कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इडली और डोसा की। अब देखो ब्रेड जो था वो ईस्ट की जो है मदद से हम बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे इडली और डोसा बैक्टीरिया की हेल्प से बनता है, ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। पूरे नोट्स, पूरी बातें आपके एनसीईआरटी को ध्यान में रख के जो है बताई गई हैं, और यहाँ पे मैंने नोट्स भी उसी के अकॉर्डिंग बनाए हैं, ठीक है। क्योंकि देखो भाई, जब चैप्टर एनसीईआरटी, पूरा चैप्टर एनसीईआरटी के लाइन पे ही डिपेंड करता है, ये क्वेश्चंस वगैरह वहीं से आते हैं, तो बाहर मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज भी फिर ठीक नहीं रहती, ठीक है। तो बेसिकली 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बता दिया था चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले, और 3 से 4 क्वेश्चन वो भी एनसीईआरटी से ही, ठीक है। बस आपको थोड़ी सी अच्छे से स्टडी करनी होती है एनसीईआरटी की बुक की। इडली डोसा की बात करें, बैक्टीरियल की हेल्प से ये बनते हैं। अब टोड़ी, जिसकी मैं आपको बात बता रही थी कि भाई ये साउथ इंडियन साइड बहुत चाव से पिया जाता है और बनाया जाता है। ये क्या करते हैं, जो पाल्म का जो पेड़ होता है, वो बड़ा सा पेड़ जो साउथ इंडियन साइड में मतलब ज़्यादा मिलते हैं वो, तो वो जो पेड़ होता है उसको, उसकी सैप जो होती है, पाल्म की सैप को फर्मेंट करके, फर्मेंट मैंने आपको बताया था एनारोबिक प्रोसेस है, फर्मेंट करके टोडी मिलता है। बस इतना ही आपको याद रखना है, किससे, पाल्म सैप से टोडी बनता है, उसकी फर्मेंटेशन से। बात करेंगे चीज़ की। चीज़ में सबसे पहला टाइप है, यहाँ पे हम 2 टाइप की पढ़ने वाले हैं, स्विस चीज़ और रॉकफोर्ट चीज़। स्विस चीज़ क्या होता है, स्विस चीज़ में आप कभी भी ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा लार्ज होल्स वहाँ पे मिलते हैं। अब लार्ज, जितने ज़्यादा लार्ज होल्स मतलब जितने बड़े होल्स, इसका मतलब उतना ज़्यादा CO2 वहाँ पे जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसका स्विस चीज़ में जो सा बैक्टीरिया यहाँ पे यूज़ में आता है वो होता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मानी। स्विस चीज़ में कौन सा होता है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मानी, ठीक है, इतना याद रखना है बस। रॉकफोर्ट चीज़ की बात करें, रॉकफोर्ट चीज़ एक ऐसा चीज़ है जिसके अंदर फंगस ग्रो करता है, ठीक है। चीज़, ये जो स्विस चीज़ था इसमें फंगस ने ग्रो नहीं करता, रॉकफोर्ट में फंगस ग्रो कर जाता। फंगस मतलब वो ग्रीन ग्रीन ब्लैकिश ब्लैकिश सा कुछ आपको दिखता है उसके अंदर, और वो किसकी मतलब कौन से फंगाई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है पेनिसिलियम रोकफोर्टी।
पेनिसिलियम रोकफोर्टी। नेक्स्ट बात करेंगे, अब यहाँ पे हमारा हाउस होल्ड माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट वाला जो है टॉपिक खत्म हो गया, जिसमें हमने पढ़ा कर्ड कैसे बनती है, ठीक है, लैक्टिक एसिड कौन सा बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस से, इडली डोसा ब्रेड कैसे बनता है, कौन सी ईस्ट की प्रेजेंस में बनता है, अपना सैक्रोमाइसिस सर्विसी, इडली और डोसा बैक्टीरिया की मदद से, टोडी जो है पाम सेबको फर्मेंटेशन के बाद। चीज़ में दो टाइप की बात करी, स्विस चीज़ की, रोकफोर्ट चीज़ की। स्विस चीज़ किससे, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मानी से, और रोकफोर्ट पेनिसिलियम रोकफोर्टी से। यहाँ पे हमारा खत्म हो गया है पहला टॉपिक। अब दूसरा स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अब जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें माइक्रोब्स कैसे यूज में आता है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले दारू। मैं बिल्कुल स्पष्ट भाषा में भी आपको समझा रही हूँ। दारू जो कि आपकी बुक में लिख रखा है, काफ़ी अच्छे डिसेंट शब्द में लिखा हुआ है, फर्मेंटेड बेवरेजेस, ठीक है, जिसका मतलब दारू ही है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स में पढ़ेंगे और केमिकल्स या फिर एंटीबायोटिक्स में पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, और उसके बाद हम केमिकल्स, बायोएक्टिव एजेंट्स, एसिड या एंजाइम्स डिटेल में देखेंगे। ये सिर्फ मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ आइडिया दे रही हूँ। फर्मेंटेड बेवरेजेस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, मतलब ये ग्लूकोज कोई भी हो सकता है भाई। कभी आपने सुना हो कि वीट अल्कोहल, वीट की भी अल्कोहल होती है, ग्रेप से बनती है, ग्रेप से वाइन सुना हो आपने। बार्ले से भी कुछ मतलब प्रिपरेशन की जाती है, मतलब वो कोई भी ग्लूकोज हो सकता है, ठीक है, जिससे भी इथेनॉल की या फिर अल्कोहल की फॉर्मेशन हो, ठीक है। ग्लूकोज को जब आप फर्मेंटेशन कराते हो उसकी ईस्ट के प्रेजेंस में, कौन सी ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्विसी, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था, जिसको आप ब्रूअर्स ईस्ट भी कहते हो। बेकर्स ईस्ट, ब्रूअर्स ईस्ट एक ही बात है, ठीक है। अगर उसकी प्रेजेंस में फर्मेंटेशन कराते हैं हम उसकी, तो फर्मेंटेशन के बाद ईस्ट की प्रेजेंस में हमें इथेनॉल प्लस CO2 मिल जाता है। लेकिन जो ये प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन में, इसमें सिर्फ 13% अल्कोहल ही मतलब जो है मिल पाती है। अगर देखो कोई भी, मान लो कि मैं हूँ, अगर मेरे आसपास मेरी कैपेबिलिटी से ज़्यादा कोई भी चीज़ हो रही है, कलेक्ट हो रही है, तो उसमें मेरे को नुकसान होगा। तो ईस्ट की कैपेसिटी से 13% अल्कोहल तक ही है कि भाई इतना ही, इससे ऊपर अगर कंसंट्रेशन बढ़ती है तो उसमें ईस्ट डाई हो जाता है, ठीक है। तो फर्मेंटर्स एक टर्म आपको दे रखी है आपके एनसीईआरटी में, भी कुछ नहीं है, लार्ज वेसल्स होते हैं। ऑब्वियसली अगर इंडस्ट्रियल एरिया पर किसी चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है तो वो क्या है, लार्ज वेसल्स की इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो उन्हीं को इन्होंने यहाँ पे नाम दे रखा है फर्मेंटर्स। अब ये भी यहाँ पे दो टाइप की होती है डिस्टिलेशन अल्कोहल इथेनॉल की, एक डिस्टिल्ड एक अनडिस्टिल्ड। अब डिस्टिल्ड जो भी अल्कोहल होगी, देखो अब 13% अगर किसी भी चीज़ में 13% अल्कोहल है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन इतनी है, तो बहुत सारे जो हैं लोग जो होते हैं वो ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली जो है ड्रिंक भी तो भाई बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको वो ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो डिस्टिल्ड क्या होती है, वो कंसंट्रेशन को बढ़ा देती है, अल्कोहल की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं। अनडिस्टिल्ड की बात करें तो इसमें जो है कंसंट्रेशन अल्कोहल की इसके अपोजिट है, इसमें डिक्रीज होती है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या क्या होंगे, बियर हो गई, वाइन हो गई, ये होती है अनडिस्टिल्ड, ठीक है, जिसको आप कह सकते हो नशा जिसमें कम होता है। डिस्टिल्ड में नशा ज़्यादा होता है, जैसे हमारी रम, ब्रांडी, विस्की, ये सारी किसकी, डिस्टिल्ड के एग्जाम्पल है। अब बात करेंगे एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स क्या होती है, ये वैसे तो हमारे फेवर में ही होती हैं। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, भले ही नाम इसका एंटी अगेंस्ट के तौर पे हो, लेकिन एंटीबायोटिक्स जो है हमारे अब एक एंटीबायोटिक थी, ठीक है, जिसका नाम था पेनिसिलिन। मतलब कि इसकी जो डिस्कवरी हुई थी इस एंटीबायोटिक की, ये मतलब कोई चॉइस से नहीं हुई थी, ठीक है। मतलब ये सेरेंडिपिटी इसको कहते हैं, सेरेंडिपिटी मतलब जिसकी डिस्कवरी बाय चांस हो जाए उसको हम टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं एक सेरेंडिपिटी, ठीक है। पेनिसिलिन एक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट थे जो एक स्टेफिलोकोकस पर काम कर रहे थे, ठीक है, इस बैक्टीरिया पर वो काम कर रहे थे। तो भाई उन्होंने उसको जो है अंडर ऑब्जर्वेशन रखा होगा, ठीक है, एक अपना वो बोलते हैं जिसको क्या कहते हैं, जो भी टेस्टिंग के लिए वो लेते हैं, एक इक्विपमेंट होता है, मैं अभी नाम
ठीक है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन उम्मीद करती हूँ समझ तो गए होगे आप। हाँ, एक वो डिश सी होती है, वो प्लेट सी टाइप कुछ होती है, ठीक है, उसके ऊपर वो कर रहे थे। उसने भाई उसको अंडर ऑब्जर्वेशन छोड़ दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि एक मतलब कुछ ऐसी जगह थी उसमें जहाँ पर बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो ही नहीं किया, ठीक है, मतलब कुछ फंगस सा ऐसा उगा हुआ था वहाँ पे। उसी को जो है उन्होंने देखा फिर कि एक वो वॉश करने चले, तो उन्होंने फिर भी एकदम से दिमाग लगाया कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ये मतलब इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा है इस फंगस का, ये जो भी ग्रो किया, कि ये बैक्टीरिया को अपने ऊपर ग्रो ही नहीं करने दे रहा। तो उस वहाँ से इसकी डिस्कवरी हुई थी। फिर बहुत सारी स्टडीज़ होती हैं फर्दर, मतलब काफ़ी साइंटिस्ट के हाथों से चीज़ें निकलती हैं, तब किसी चीज़ की क्या है प्रॉपर यूज़ निकल के आते हैं। तो इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन जो इनिशियली जो इसकी चली थी, इनिशियली जो इसकी डिस्कवरी हुई वो कुछ ऐसे हुई थी। इसी को क्या बोला, पेनिसिलियम नोटेटम। लेकिन कमर्शियली जो हमारे को पेनिसिलिन मिलता है वो कभी भी पेनिसिलियम नोटेटम से नहीं मिलता। कमर्शियली ये मिलता है पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से, ठीक है। इसका फुल पोटेंशियल जो है डिस्कवर क्या किसने, चेन और फ्लोरे ने, जो मतलब दोनों का नाम आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, दोनों साइंटिस्ट का। तो फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे को तीनों को नोबेल प्राइज से नवाजा गया 1945 में। मतलब ये लगा लो 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हुई थी शायद, है ना, 1945 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। बहुत यूज़फुल था ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी, इसका मतलब ऐसे ही अपना पेनिसिलियम इस एंटीबायोटिक का काफ़ी यूज़ हुआ था। अब कुछ एसिड्स की बात करेंगे। इसमें सिर्फ आपको ये 4 एसिड दे रखे हैं, और ये इसके जो सामने वाले इनके क्या है, कहाँ से ये मिले हैं, मतलब कैसे इनको निकाला जाता है, इनकी फॉर्मेशन कहाँ से होती है, उनके नाम है, बस यही चीज़ याद रखनी है। एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटी, ठीक है, मिलता जुलता है। लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस पढ़ के आ चुके हैं। ब्यूट्रिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम से जो है मिलता है। सिट्रिक एसिड की बात करें तो एस्परगाइलस नाइगर, ठीक है। इसमें जो है ये जो पहले तीनों है ये क्या है, ये बैक्टीरिया है, और सिर्फ एक लास्ट वाला क्या है, फंगस है, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे, ये जो चीज़ें मैं आपको नोट्स में अवेलेबल करा रही हूँ आपको वही चीज़ें याद रखनी है, एनसीईआरटी की रीडिंग लेनी है, दैट्स इट। नेक्स्ट बात करेंगे एंजाइम्स की। अब एंजाइम्स में जो है बिल्कुल इनका मतलब नॉर्मल 2 का ही आपको यूज़ याद रखना है। एक तो लाइपेज है। लाइपेज क्या है, डिटर्जेंट और फ्रूट जूस में पाया जाता है। अब सॉरी, फ्रूट जूस नहीं, डिटर्जेंट में, सिर्फ डिटर्जेंट में। तो इसमें क्या होता है कि भाई आप कोई भी ऑयल वगैरह आपके कपड़ों पर लग जाता है, ठीक है, तो उसमें जो डिटर्जेंट के अंदर लाइपेज होता है जिसकी वजह से वो ऑयल या वो चिकनाहट वो सारी छूट भी जाती है कपड़ों से, ठीक है। तो लाइपेज एंजाइम जो होगा वो डिटर्जेंट में पाया जाता है। एक पेक्टिनेज और प्रोटीज होता है, ये कहाँ, फ्रूट जूस में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास है स्ट्रिप्टोकाइनेज, ठीक है। जो आपने देखा होगा कुछ हार्ट अटैक के पेशेंट्स होते हैं, मतलब जिसको एकदम से हार्ट अटैक आ जाए उसको हमेशा डॉक्टर्स जो है स्ट्रिप्टोकोकस का इंटेक कराते हैं, सबसे पहले उसको वो दिया जाता है, ठीक है। तो उसका क्या काम होता है कि ये आपका हार्ट है, ये कोरोनरी आर्टरी होती है, ठीक है, जो मेन आर्टरी जो जहाँ से ब्लड का फ्लो आपके हार्ट तक पहुँचता है। तो उसमें अगर कोई भी मतलब ऐसा क्या बोलते हैं इसको, रुकावट आ जाए, ठीक है, तभी तो ऐसा हो सकता है कि भाई आपको हार्ट अटैक की शिकायत हो रही है। तो वो क्लोट बन जाते हैं, उनको हम क्लोट कहते हैं। तो उन क्लोट को हटाने के लिए स्ट्रिप्टोकाइनेज दिया जाता है, जो कि स्ट्रिप्टोकोकस बैक्टीरिया से मिलता है, ठीक है। स्ट्रिप्टोकाइनेज को क्लोट बस्टर भी कहा जाता है, क्लोट बस्टर, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट बात करें इम्यूनोसुप्रेसेंट की। किडनी ट्रांसप्लांट में सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है भाई, किडनी ट्रांसप्लांट कैसे कि अब ज़रूरी नहीं कि मतलब मैं बताती हूँ ऑर्गन ट्रांसप्लांट के डोनर कभी भी इतनी इजीली नहीं मिलते, उनका पोटेंशियल मैच कराना पड़ता है सबसे पहले, और उसके बाद एक इम्यूनोसुप्रेसेंट नाम का उनको इंजेक्शन या मेडिकेशन प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है, जिससे कि क्या होता है जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो सुप्रेस हो जाती है, मतलब ताकि ऑर्गन को रिजेक्ट ना करे इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है, जो ऑर्गन का ट्रांसप्लांट हो रहा है। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सुप्रेस जो है वो कहाँ, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है टी लिम्फोसाइट से मिलती है, और इसमें क्या है उसका नाम जो आपको याद रखना है वो है साइक्लोस्पोरिन ए।
ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरन नाम की फंगस से ये मिलता है। अब बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग। कोलेस्ट्रॉल जब ज़्यादा बढ़ जाता है उसकी लोवरिंग के लिए क्या दिया जाता है, एक मोनास्कस पुरपुरियस नाम का जो है मेडिकेशन प्रोवाइड की जाती है जो ईस्ट से मिलती है। मोनास्कस पुरपुरियस एक केमिकल रिलीज करता है स्टेटिन। स्टेटिन को कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग के लिए काम में लाया जाता है। ठीक है, मोनास्कस पुरपुरियस नाम की एक ईस्ट है जो कि एक स्टेटिन नाम का केमिकल रिलीज करती है जो कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग के लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट बात करेंगे माइक्रोब्स इन सीवेज प्लांट। अब सीवेज प्लांट में कैसे माइक्रोब्स को जो है यूज में लाया जाता है। तो सीवेज क्या होता है, जो घरों की गंदगी होती है उसे हम सीवेज कहते हैं। और ये कहाँ से आ सकता है घरों में, भाई किचन से, ठीक है, बाथरूम से, टॉयलेट से, कुछ माइक्रोब्स होते हैं वो भी सीवेज में आते हैं। तो सीवेज को कभी भी डायरेक्टली रिवर्स में हमें ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए। ठीक है, कभी भी उसको डायरेक्ट रिवर्स में, अगर हम देखो सीवेज अगर डायरेक्ट हमारी नदियों में जाएगा, जो भी होती है जो भी है अपने देश की, तो देखो बहुत सी ऐसी जगहें हैं रूरल एरियाज में, तो स्पेशली बच्चे नहाते भी हैं, औरतें वहाँ से पानी भी भरती हैं। ठीक है, तो हम आइडिया भी नहीं लगा सकते कि उनको वो कैसे कैसे डिसीज़ उनको हो सकती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत से इनिशिएटिव्स चालू किए हैं इसके लिए। मतलब सीवेज को पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जो है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको माइक्रो फ्री किया जाता है, ऑर्गेनिक मटेरियल जितना भी हो उससे उसको फ्री किया जाता है। उसके बाद वो जो है सूटेबल होता है कि रिवर्स में अब उसका फ्लो मतलब होने दिया जाए। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल की बात करें, जैसे गंगा एक्शन प्लान हमारा होता है, यमुना एक्शन प्लान होता है, ये सारे गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किए गए इनिशिएटिव्स हैं जो कि किस लिए है कि भाई जो सीवेज है वो डायरेक्टली, क्योंकि हम अभी सुनते हैं बहुत ज़्यादा गंगा यमुना में इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई, इतने मतलब लोग उसमें इतना कूड़ा कचरा डालने लगे हैं। ठीक है, सीवेज भी कहीं ना कहीं जाता ही होगा कहीं से पहले, तभी तो इतना वो उसके बाद गवर्नमेंट थोड़ी जागरूक हुई, उन्होंने क्या किया, अपने गंगा एक्शन प्लान चला रखे, यमुना एक्शन प्लान, और मतलब बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो उन्होंने स्टार्ट किए। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो दो प्रोसीजर को फॉलो करता है। पहला होता है एक प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा होता है सेकेंडरी या फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, फिर अभी इन दोनों को मैंने साइड बाय साइड इसलिए लिखा है ताकि क्लैरिटी अच्छे से ज़्यादा आ सके। बहुत इजी है, एक बार ध्यान से समझने की ज़रूरत है, बहुत इजी वे में जो है मैं आपको समझाने वाली हूँ। फिजिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस होता है। मतलब फिजिकल प्रोसेस से मेरा क्या मतलब है कि यहाँ पे कोई भी जो माइक्रोब्स होते हैं वो कोई भी रोल प्ले नहीं करते। कैसे, अब जो भी सीवेज आया सबसे पहले वो प्राइमरी ट्रीटमेंट से होकर गुजरेगा। सीवेज जो है सबसे पहला प्रोसेस जो है फिल्ट्रेशन का अंडरगो करेगा। फिल्ट्रेशन में क्या होगा, फ्लोटिंग डेब्रिस जो भी तैरने वाले सब्सटेंस होते हैं, तैरने वाले जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा तैरने वाला, उसको फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से अलग कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस होता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जितने भी मतलब नीचे बैठने वाले मैटर होगा, जैसे स्टोन्स होते हैं, मड मिट्टी होती है, पेबल्स भी कुछ ऐसा ही मैटर होता है, वो तो सारे नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, जिसको क्या कहेंगे, प्राइमरी स्लज। और जो ये बीच में वाटर रहता है, जो भी और होता है पानी सा, इसको कहते हैं इफ्लुएंट या फिर सुपरनेटेंट, इसको हम कहते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या हुआ, फिजिकल प्रोसेस है, माइक्रोब्स का रोल नहीं होता। सबसे पहले फिल्ट्रेशन होता है जिसमें तैरने वाले सब्सटेंस अलग हो जाते हैं। दूसरा सेडिमेंटेशन होता है जिसमें जो नीचे बैठने वाले सब्सटेंस है वो नीचे बैठ जाते हैं, और बीच का जो मैटर रहता है उसको कहते हैं इफ्लुएंट या सुपरनेटेंट। उसके बाद जो ये बीच का सब्सटेंस है यानी इफ्लुएंट है, इसको सेकेंडरी या फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए लेके जाया जाता है, जिसमें 2 टैंक का प्रोसेस होता है। ठीक है, इस टैंक में इसको डालते हैं सबसे पहले। ठीक है, फिर क्या करते हैं, बहुत सारी एयर जो है, एयर का अच्छा खासा जो है, इसमें एयर को यहाँ पे जो है एयर को मतलब काफ़ी ज़्यादा एयर को यहाँ से पास किया जाता है, क्योंकि इसको जो ये वाला जो टैंक होता है वो होता है एरिएशन टैंक। ठीक है, इसके ऊपर जो भी यहाँ पे फ्लुएंट हमने डाला है, एरोबिक बैक्टीरिया होता है, यानी एक गुड बैक्टीरिया होता है, उसको छोड़ दिया जाता है इनके ऊपर।
क्यों? क्योंकि जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होगा इफ्लुएंट या सुपरनेटेंट में प्रेजेंट, वो सारा क्या है, ये एरोबिक बैक्टीरिया उसको खा लेते हैं, उसका इंटेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो भी बैक्टीरिया होगा फिर इसके ऐसे गुच्छे से बन जाते हैं, ऐसे फ्लोक्स बन जाते हैं एक एक जगह पर। तो बेसिकली और बीओडी का लेवल यहाँ पे कम हो जाता है। अब सबसे पहले आप बीओडी, मैंने यहाँ लिख रखा है, ये चीज़ समझो कि होता क्या है। बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, अब क्या समझना आपको, मान लो ये कंटेनर है, इसमें 1 लीटर पानी है प्लस ऑर्गेनिक मैटर है, तो जितना भी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा उस ऑर्गेनिक मैटर को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए, ऑक्सीडाइज यानी उसका ऑक्सीडेशन करने के लिए, ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, 1 लीटर वाटर में, उसको हम कहेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब जितना ज़्यादा गंदा पानी होगा उतनी उसकी बीओडी होगी। ऑब्वियसली भाई, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन का कंजम्पशन होगा, उतना ज़्यादा ऑक्सीडेशन होगा, राइट। तो बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे बीओडी कैसे कम हो रहा है कि भाई गंदगी कम होती जा रही है, बीओडी का लेवल भी कम होता जा रहा है। ठीक है, अब ये जो भी वाटर है, अब इससे पूरा ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो चुका है। ठीक है, जो गुड बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया थे, उन्होंने उसको खत्म कर दिया है। एयर को क्यों पास कराया जाता है कि ताकि भाई वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अच्छे से ग्रो कर जाए। एयर मतलब अच्छे एयर की प्रेजेंस में वो जो बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर है वो ग्रो करे, ताकि मतलब कोई भी छोटा मोटा भी जो ऑर्गेनिक मैटर है वो एरोबिक बैक्टीरिया की नज़र से ना बच पाए। ठीक है, उसके बाद अब ये जो वाटर है, ये जो इसको हम डालते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, दूसरे टैंक में इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे ये पूरा जो है ऑर्गेनिक मैटर फ्री वाटर होता है, जिसको आप रिवर में अब डाल सकते हो। ठीक है, अब वो हो जाता है कि मतलब उसकी वो इतना सफिशिएंटली पानी ठीक होता है कि उसको अब रिवर में उसको डाल दिया जाए। ठीक है, लेकिन जो भी एरोबिक बैक्टीरिया होगा वो यहाँ पे नीचे बैठ जाता है। अब भाई एरोबिक बैक्टीरिया किसी काम का नहीं, उसने हालांकि मदद की, एरोबिक बैक्टीरिया ने पूरा ऑर्गेनिक मैटर खा खाकर खत्म किया, पानी को साफ किया। अब एरोबिक बैक्टीरिया का क्या काम, तो उसके ऊपर एनारोबिक बैक्टीरिया को छोड़ दिया जाता है, जो एरोबिक बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेशन के टाइम गैसेज रिलीज होती है, CH4, CO2, H2S एंड H2, यानी ये पूरे बायोगैस। ठीक है, तो कुछ पार्ट जो है इसको एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं, तो कुछ जो है एरोबिक बैक्टीरिया छोड़ा जाता है ताकि दोबारा से वो, अब ये प्रोसेस सेकेंडरी ट्रीटमेंट में दोबारा भी तो रिपीट होता है ना, ताकि एरोबिक बैक्टीरिया दोबारा से ऑर्गेनिक मैटर को खत्म कर सके। अब एक बार फिर से मैं बिल्कुल ब्रीफ में बता देती हूँ, समरी टाइप कुछ में। 2 ट्रीटमेंट होते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में कोई रोल नहीं होता माइक्रोब्स का, फिजिकल ये प्रोसेस होता है। 2 इसमें जो है स्टेप्स अंडरगो करता है, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में जो फ्लोटिंग डेब्रिस होते हैं, तैरने वाला जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको अलग किया जाता है। सेडिमेंटेशन में जो भी नीचे बैठने वाले जैसे स्टोन्स, मड, पेबल्स, वो सब नीचे बैठ जाते हैं। बीच का जो बचता है वाटर, वो एफ्लुएंट या सुपरनेटेंट उसको बोलते हैं। उसको हम जो एरिएशन टैंक में उसको डाल देते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया उसके ऊपर छोड़ा जाता है जो कि सारा ऑर्गेनिक मैटर को खा लेता है। बीओडी का लेवल भी कम हो जाता है। फिर उसको जो है अपना एक्टिवेटेड ये जो सॉरी एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में उसको ट्रांसफर किया जाता है। वो रिवर में डाल दिया जाता है। जो एरोबिक बैक्टीरिया बचा होता है नीचे, उसके ऊपर एनारोबिक बैक्टीरिया छोड़ा जाता है ताकि वो उस पूरे एरोबिक बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर ले, और वो फिर गैस रिलीज करता है, CH4, CO2, H2S या H2, जिसको हम क्या कहते हैं, बायोगैस। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, मैंने अभी आपको समझा दिया था। अब बात करेंगे माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस की प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का क्या रोल है। तो ये क्या होता है, कुछ मिथेनोजेंस इनको हम बोलते हैं। मिथेनोजेंस जैसे कि मिथेनोबैक्टीरियम, और ये क्या करता है, ये डाइजेस्ट कर लेता है जो सेलुलोस होता है। कोई भी कैटल यानी गाय भैंस जो भी होती है उसके अंदर सेलुलोस होता है। ठीक है, उसको डाइजेस्ट करता है मिथेनोजेंस। ठीक है, एनारोबिक होता है मिथेनोबैक्टीरियम जो है वो एनारोबिक होता है। एनारोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जो गोबर होता है यानी डंग जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर होता है अनडाइजेस्टेड सेल्यूलोस। अनडाइजेस्टेड सेल्यूलोस होता है उसके अंदर, प्लस उसमें मिथेनोबैक्टीरियम होते हैं। ठीक है, जो रिलीज करते हैं CH4 मीथेन गैस को, और जो मीथेन गैस रिलीज होती है उसी को हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल, जो घरों में जिसकी सप्लाई होती है। ठीक है,
अब यहाँ पे आपको ये दो जो है याद रखनी है, दो फुल फॉर्म्स, जो ये वो इंस्टीट्यूट या इंडस्ट्रीज आप कह सकते हो जो बायोगैस की एक मास प्रोडक्शन कराते हैं, ठीक है, एक अच्छे लेवल पे, जो इसके इस इनिशिएटिव को फॉलो कर रहे हैं। जैसे IARE, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है, दोनों याद रखिए आप। तो इसमें क्या होता है, जो अगर आप एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम भी दे रखा है इसका कि मतलब वो अपना एक साइड पे मतलब पूरा डंग होता है, डंग मतलब डंग प्लस वाटर का मिक्सचर होता है, ठीक है, उसको फिर दूसरे टैंक में जो उससे अटैच होता है उसमें उसको ट्रांसफर किया जाता है पूरा, मतलब नेम वगैरह साथ में दे रखे हैं उसके, और मैं बता भी देती हूँ, एक सेकंड रुको। डंग प्लस वाटर का होता है, आप अपनी एनसीईआरटी बुक में डायग्राम देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद डाइजेस्टर के अंदर उसको डाला जाता है, जिससे कि फिर गैस कौन सी रिलीज होती है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह रिलीज होती है गैस होल्डर में, ठीक है, जो कि वो जो गैस रिलीज होती है उसी को घरों तक जो है, घरों तक उसकी सप्लाई कराई जाती है। जो भी वेस्ट बचता है उसका वो स्लज में डाल दिया जाता है, मतलब जिसको स्लरी भी आप कह सकते हो, ठीक है, तो उसमें उसको क्या है, डाल दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस होता है, मतलब बहुत ही ईजी है। अगर आप एक बार रीडिंग भी लोगे इसकी बुक से भी तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, इसका डायग्राम भी दे रखा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पे कैसे ये काम करते हैं। हाँ, पहले ये डायग्राम समझो। जो ये इस साइड मैंने बना रखा कल्प्रिट, ठीक है, मतलब ये गुनहगार है, ठीक है, गंदा है, ये समझ लो। ये हमारा सोल्जर है, ये सॉरी, ये सोल्जर जो है एज अ बायो कंट्रोल एजेंट काम करता है ना, ये इस कल्प्रिट को मारता है या फिर मतलब जो भी करता है, तो ये हमारा क्या है, बायो कंट्रोल एजेंट होगा, ठीक है। ये जस्ट आपको एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराने के लिए मैंने बनाया था। नेक्स्ट बात करेंगे, अब दो टर्म यहाँ पे हमको समझनी है, एक पेस्ट और एक पैथोजन्स। पेस्ट क्या होता है? एनिमल हार्मफुल टू क्रॉप्स, वो एनिमल जो हमारी क्रॉप्स के लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है, मतलब उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। जो आपने देखा होगा बहुत बार आपके खेतों में जो है वीट या फिर राइस उगाए जाते हैं, बारले और बहुत सारी ऐसी चीज़ें उगाई जाती हैं जिनके अंदर आप सुनते हो कि भाई कीड़ा लग गया, फसल अच्छे से नहीं उग पा रही है या तो छोटी रह गई है, राइट, उनकी जड़ों में कीड़ा लग जाता है। तो ये बहुत सारी वही पेस्ट है, उनको हम पेस्ट ही बोलते हैं, जो हमारी फसल के लिए, क्रॉप्स के लिए हार्मफुल साबित हो। पैथोजेंस क्या होते हैं? माइक्रोब कोसिंग डिसीज। पैथोजेंस वो माइक्रोब होते हैं जो डिसीज, जो बीमारियां पैदा करते हैं। एक तो भाई हार्म एनिमल्स हो, डायरेक्ट कीड़े वगैरह कुछ भी है, एक मतलब ऐसी कोई बीमारी हो जाए किसी भी माइक्रोब के कारण, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पैथोजेंस, ठीक है। अब ये बायो कंट्रोल एजेंट तो नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या है, हमारे मतलब कुछ एनिमल्स हैं जो कि ये भी काम करते हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है, इनडायरेक्टली। लेडी बर्ड बीटल जो है वो एफिड को खाती है। एफिड भाई मतलब जो हमारे गेहूं वगैरह, गेहूं और चावल की फसलें होती हैं उनको भारी नुकसान हो जाता है, मतलब उनको बिल्कुल खोखला बना देती है, ठीक है, मतलब बिल्कुल भी अच्छी फसल नहीं होती, बहुत ही रूखी सूखी, और जिसको कहते हैं ना मतलब हल्की फसल, ठीक है, ये इसकी वजह से। तो जो लेडी बर्ड बीटल होते हैं, जो आपने देखा होगा, वो रेड रेड छोटे छोटे जिनके ऊपर ब्लैक ब्लैक से डॉट होते हैं, ठीक है, वो क्या ऐसा जो है बायो कंट्रोल एजेंट काम करती है। ड्रैगन फ्लाई की बात करें, वो मॉस्किटो को खाती है। आपने कई बार देखा होगा कि मतलब आपके सिर के ऊपर बहुत सारे जो है ना मच्छर मंडराते हैं, और उन मच्छरों के ऊपर ड्रैगन फ्लाई मंडराती है। वो ड्रैगन फ्लाई क्या करती है? मॉस्किटोज को खाती है, ठीक है। अब बात करेंगे मेन अपना बैसिलस थ्यूरिंजेसिस की, यानी बीटीसी, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे। वो क्या करता है, इस बैक्टीरिया के अंदर एक इनएक्टिव टॉक्सिन होता है, जिसको हम कहते हैं क्राई प्रोटीन। इनएक्टिव टॉक्सिन होता है क्राई प्रोटीन नाम का। अब जैसे ही एक जो बोलवर्म है, बोलवर्म जो होता है बहुत ही जो है हमारा पेस्ट होता है किस्म से, वो जैसे ही इसको क्राइजीन मतलब इस हमने बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस का उसके ऊपर स्प्रे कर रखा है या कुछ भी कर रखा है अपनी फसल के ऊपर। अब जैसे ही बोलवर्म उसको खाता है तो उसके अंदर फोरगट, मिडगट और हिंडगट, 3 गट होती है उसके पेट में। तो मिड गट में जाकर जो ये क्राई प्रोटीन है, जो इनएक्टिव फॉर्म में था उस टाइम, यहाँ पे आके वो
एक्टिव फॉर्म में हो जाता है मिड गट में। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मिड गट में उसको क्या है, अल्कलाइन पीएच, वो टेम्परेचर जिसके लिए सूटेबल है, जिसमें ये एक्टिव हो सकता है, वो इसको मिल जाता है। अब यहाँ पे जाके क्या है, इसका परफोरेशन होता है, परफोरेशन होता है, मल्टीप्लीकेशन होती है क्राइजीन की। अब क्राई प्रोटीन या क्राइजीन, आप इसे क्राई प्रोटीन की जो मल्टीप्लीकेशन होगी तो ये क्या है, बोलवर्म को मार देता है। ठीक है। अब भाई ह्यूमंस के लिए क्यों ये जो है मतलब हार्मफुल नहीं है, क्योंकि भाई इसका एक पर्टिकुलर पीएच और टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है इसको, जो कि इसको बोलवर्म के मिड गट में मिल जाता है एक्टिव होने के लिए और परफोरेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे ट्राइकोडर्मा। अब ये क्या होता है, नॉट नॉन एसोसिएटेड विद रूट्स। ट्राइकोडर्मा रूट से एसोसिएटेड नहीं होता, ये सोइल में पाया जाता है, मतलब रूट के सराउंडिंग में जो सोइल है वहां पे ये पाया जाता है, वहां पे इसको ये किया जाता है, इसका स्प्रे जो भी। प्रोटेक्ट रूट फ्रॉम अदर सोइल पैथोजन, ये क्या करता है, रूट्स को बचाता है। ठीक है। जितने भी सोइल में पैथोजन्स होते हैं, यानी पैथोजन क्या है, माइक्रोब कोसिंग डिसीज, उससे जो है रूट को ये बचाता है। ठीक है। कौन, ट्राइकोडर्मा। ठीक है। अब बात करेंगे बैक्यूलोवायरस की। ये क्या होता है, ये न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरसिस की एक स्पीसीज है। ठीक है। मतलब उस वायरस से बैक्यूलोवायरस हमें मिलता है, एक नैरो स्पेक्ट्रम में होता है, मतलब ये बहुत ही पर्टिकुलर ली इसका स्प्रे किया जाता है कि भाई जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम लग रही है कि उसके आपकी क्रॉप के इस पोर्शन में दिक्कत हो गई है, वहां पे आप इसको स्प्रे कर दो। ठीक है। ये नॉन हार्मफुल होता है टू बर्ड्स, ह्यूमन एटसेट्रा। ठीक है। अब बीटी यानी अपना ये क्या था, बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस अटैक करता है 3 स्पीसीज में, लेपिडोप्टेरन्स, डायप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स। लेपिडोप्टेरन में कौन से आते हैं, बोलवर्म हो गया, बर्डवर्म हो गया, आर्मी वर्म हो गया। ठीक है। डायप्टेरन में आते हैं हाउस फ्लाई और मॉस्किटो। कोलियोप्टेरन में आते हैं बीटल्स। ठीक है। चलो ये भी फिनिश हुआ। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर 2 टाइप के, नॉर्मल होता है, एक होता है बायो फर्टिलाइजर। एक नॉर्मल फर्टिलाइजर होता है, एक बायो फर्टिलाइजर होता है हमारे पास। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल फर्टिलाइजर कौन सा होता है, एनपीके, मतलब जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या पोटेशियम, कट्टों में आपने देखा होगा, कट्टों में खाद जो है डालते हैं ये। ठीक है। हमारे जो है खेतों में आपने देखा होगा, तो उसके अंदर डायरेक्टली क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम उसमें होता है, वो हमारा होता है नॉर्मल फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स होते हैं कुछ, जो कि सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। देखो कौन से हैं वो, कभी भी जो है हमेशा मतलब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की जाती है सोइल की, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। अब कभी भी जो है एन ट्रिपल बॉन्ड एन की फॉर्म में नहीं होता है, NH3 की फॉर्म में, मतलब उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है। वो कौन करते हैं, कौन से बैक्टीरिया होते हैं, स्पेसिफिकली एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलियम। ठीक है। ये दोनों ही बैक्टीरिया होते हैं जो कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को अंडरगो कराते हैं। ये अब फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग कौन सा होगा, एजेटोबैक्टर हो गया, एजोस्पाइरिलियम हो गया, जो कि क्या करता है, नाइट्रोजन को NH3 में और NH3 को NO2 में कन्वर्ट करता है। फिर NO2 क्या है, रूट्स जो है इसको यूज करती है आगे फर्दर अपनी जो है ग्रोथ के लिए। ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया जिसको कहते हैं, ये भी होता है, मतलब इसमें 3 होते हैं, एक नोस्टोक, एनाबीना और ओसिलिटोरिया। ठीक है। ये तीनों ही नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं, तीनों ही। और ये जो 3 होते हैं ये फाइलामेंटियस फॉर्म में होते हैं, मतलब कि देखो कुछ ऐसी फॉर्म में होते हैं जिनके अंदर हिट्रोसाइट नाम का एक जो है पोर्शन होता है, मतलब ये क्या करता है, ये स्पेसिफिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए काम आता है। इन तीनों में हिट्रोसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे सिम्बायोटिक में। अब सिम्बायोटिक का मतलब क्या है, सिम्बायोटिक होता है सबसे पहले एसोसिएशन होना किसी चीज़ का। सिम्बायोटिक होता है कि भाई मतलब 2 चीज़ है, कोई भी 2 ऑर्गेनिज्म है, दोनों एक दूसरे से फ़ायदा ले रहे हैं और एक दूसरे को फ़ायदा दे भी रहे हैं। ठीक है। 2 चीज़ें, 2 है इनमें हमारे, मतलब 3 है। एक है राइजोबियम। राइजोबियम क्या है, जो लेग्यूमिनियस प्लांट्स जो होते हैं उनको मतलब जो फ़ायदा दे, उनकी नाइट्रोजन फिक्सेशन कराए। फ्रैंकिया होता है जो नॉन लेग्यूमिनियस प्लांट होते हैं, जैसे कि एलनस, इसका एग्जाम्पल क्या है, एलनस। ठीक है। उनको बेनिफिट दे।
माइकोराइजिया होता है, इसमें जो है रूट के अंदर फंगस का एसोसिएशन, रूट के अंदर ही जो फंगस होता है उसका एसोसिएशन हो जाता है, ठीक है। और कौन सी फंगस है वो, ग्लोमस फंगस, ग्लोमस फंगस होती है। इस फंगस के अंदर हाइफा होते हैं, मतलब बहुत दूर, मतलब काफी फैले होते हैं ये पतले पतले हाइफा, ठीक है, जड़ टाइप्स कुछ। तो ये क्या करते हैं, मिनरल का एब्जॉर्प्शन करते हैं, स्पेशली फॉस्फोरस का। अब हाइफा जो मिनरल का एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं स्पेशली फॉस्फोरस का, जो कि ये रूट्स को फायदा देते हैं, फिर रूट को प्रोवाइड कराते हैं फॉस्फोरस, ठीक है। एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा पाइनस का ट्री, ठीक है। तो ये इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 10 जो है हमारा क्लास 12 का यहाँ पे फिनिश हो गया है। तो बहुत इजी चैप्टर था, एनसीईआरटी बेस्ड था, इतना बड़ा भी नहीं है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा और ये नोट्स भी आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।